हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के अध्याय 6 या दंतरुत मुस्कान और फसल के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 5 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखे हैं। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्नों की। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। तो देखें, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से क्या होता है, भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता देखकर ऐसा लगता है कि यह मर्त व्यक्ति में भी क्या कर दे, जान डाल देगी। उस बच्चे की मुस्कान देखकर कवि का मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है और उन्हें ऐसा लगना लगता है कि ये छोटे बच्चे की ये जो मुस्कान है ये एक मर्त व्यक्ति में भी क्या डाल दे, जैसे ही जान डाल दे। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दिया गया है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो देखिए, दोनों में क्या अंतर है कि जो बच्चे की मुस्कान है वो बिल्कुल सरल और कैसी होती है, स्वाभाविक होती है, जबकि बड़े लोगों या बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है उस मुस्कान में क्या होता है, बनावटीपन होता है। क्या होता है, बनावटीपन होता है। दूसरी विशेषता या अंतर क्या है कि बच्चे की जो मुस्कान है बिल्कुल भोली और कैसी होती है, स्वार्थ रहित होती है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, जबकि बड़ों की मुस्कान कुटिल और कैसी होती है, स्वार्थी होती है। तीसरा अंतर, बच्चे की मुस्कान निष्काम और कैसी होती है, निश्चल होती है, वही बड़े लोगों की मुस्कान उनकी परिस्थितियों के अनुसार क्या होती है, तय होती है। तो ये बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या है, बिल्कुल अंतर है। दोनों के बीच में दिन रात का क्या है, अंतर है। दोनों की मुस्कान एक दूसरे से काफी अलग है। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 2 था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दिया गया है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के जो सौंदर्य है उस बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से क्या किया है, अभिव्यक्त किया है। तो कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से क्या किया है, व्यक्त किया है। देखें, जैसे मर्तक में भी जान डाल देना, जैसे बच्चे की मुस्कान मर्तक में भी जान डाल देगी। अगला, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खेलना। तीसरा, बांस या बबूल से शेफालिका के फूलों का झड़ना। अगला, स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। तो ये सब जो कथन है ये सब कुछ बच्चे की मुस्कान के आधार पर क्या हुए हैं, लिखे गए हैं कि बच्चे की मुस्कान के कारण जैसे मरे व्यक्ति में भी जान आ जाए, जैसे कमल का जो फूल है वो तालाब छोड़ के झोपड़ी में खिल रहा है, जैसे बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल जड़ रहे हैं, जैसे बच्चे की मुस्कान का स्पर्श पाकर पत्थर भी पिघल जाए, इसी तरह तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बच्चे की मुस्कान का अलग अलग सौंदर्य में क्या किया है, अलग अलग सौंदर्य में प्रस्तुतिकरण किया है। ये आपका प्रश्न संख्या 3 था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। दिया गया है भाव स्पष्ट कीजिए। कथन 1 है, छोड़कर तालाब में मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलचार। इस कथन का मतलब क्या है कि धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करती है कि उसे लगता है कि कोई कमल का जो फूल है वो तालाब में न खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर क्या हुआ है, खिल गया हो। कमल का फूल तालाब को छोड़कर कैसे, जैसे झोपड़ी में आकर क्या हुआ हो, खिल गया हो। दूसरा कथन है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांझ था कि बबूल। इस कथन का आशय क्या है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल क्या होते हैं, झरने लगते हैं। यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है कि कठोर प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का हृदय भी क्या हो जाए, पिघल जाए और आनंद का संसार उनमें भी हो जाए। ठीक, ये आपकी इन 2 पंक्तियों का भावार्थ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध। मुस्कान
और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। इन दोनों की उपस्थिति से किस प्रकार का वातावरण निर्मित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मुस्कान की। तो मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का क्या है, एक तरीका है या माध्यम है, जिसके जरिए आप मन की प्रसन्नता या प्रफुल्लता को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। व्यक्ति जब खुशी से मुस्कुराता है तो वातावरण में क्या भर जाता है, उल्लास भर जाता है, और उसके सामने वाले व्यक्ति को भी क्या महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, और इससे अपनत्व की भावना क्या होती है, जगती है। वही बात करें क्रोध की, तो क्रोध मन की अप्रसन्नता और विरोध को प्रकट करने का क्या है, एक माध्यम या तरीका है। इससे वातावरण तनाव युक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, तनाव युक्त हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति की अप्रसन्नता से दूसरे भी क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, और इससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी क्या होता है, नुकसान होता है। अतः मुस्कान और क्रोध के द्वारा निर्मित वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर इस कविता में जिस बच्चे की उम्र की बात की जा रही है वो लगभग 8 या 9 महीने का रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसी उम्र में बच्चों के दांत निकलना क्या होते हैं, शुरू होते हैं। ठीक है, अतः इस आधार पर कह सकते हैं कि उस बच्चे की उम्र लगभग 8 से 9 महीने रही होगी। आगे बात कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 7। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो सब चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो सब चित्र उपस्थित हुआ है वो आपको अपने शब्दों में बताना है। तो देखें, कवि और बच्चा दोनों एक दूसरे से पहली बार क्या हुए हैं, मिले हैं। इसीलिए बच्चा कवि को एक टकी क्या रख रहा है, एक टकी लगातार देख रहा है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को प्रसन्नता से क्या कर देती है, भर देती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उनके झोपड़े में खिल उठे हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि बच्चा कहीं उन्हें देखते देखते थक न जाए, इसीलिए वे क्या कर लेते हैं, इसीलिए वो अपनी आंख फेर लेते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 7 था। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कविता के सेकंड पार्ट, फसल के अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल क्या है वो आपको बताना है। तो कवि के अनुसार जो फसल है वो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, सूर्य की किरणों और वायु की मंद गति का क्या है, परिणाम है। कवि के अनुसार जो फसल है वो कई सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा, भिन्न प्रकार की मिट्टी के गुण, उसमें सूर्य की किरणें और वायु की मंद गति सभी क्या है, शामिल है। यानी फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के मिलकर कार्य करने से क्या है, उपजती है। फसल मनुष्य और प्रकृति दोनों के साथ में कार्य करने से क्या होती है, उपजती है। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 1 था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात की गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो आप सब जानते होंगे फसल के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला है मनुष्य की परिश्रम, दूसरा पानी, तीसरी मिट्टी, चौथी धूप और पांचवी हवा। ये प्रमुख कारक है या तत्व है जो फसल के उत्पादन के लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। ये फसल को कवि हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कह के क्या बताना चाहता है या क्या व्यक्त करना चाहता है। तो कवि ने यह फसल के उपजाने को मानव के श्रम से जोड़ा है। किससे जोड़ा है, मानव के श्रम या मेहनत से जोड़ा है। सब जानते होंगे चूंकि किसानों और मजदूरों द्वारा की गई मेहनत और उनके लग्न के कारण ही फसल का उपजना क्या होता है, संभव हो पाता है। इसके बिना प्रकृति के तत्व की सार्थकता फसल उपजाने में क्या है, व्यर्थ है। यानी केवल प्रकृति के द्वारा फसल का उत्पादन नहीं हो सकता, इसके लिए मानव श्रम का होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। मानव की मेहनत के बिना किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो सकता। इसी कारण से कवि इन हाथों की स्पर्श की गरिमा या महिमा से किसको बताना चाहता है, इनके पीछे लगे व्यक्तियों या मानव की जो मेहनत है उसे दर्शाना चाहता है। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 3 था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। भाव स्पष्ट कीजिए। दिया गया है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इन पंक्तियों का मतलब क्या है वो आपको बताना है। तो देखें इन पंक्तियों का क्या मतलब निकलता है। तो इन पंक्तियों में फसल के उपजाने में सूर्य की किरणों और हवा के योगदान को बताया गया है। इसको बताया गया है
फसल उपजाने में सूर्य की किरणों के योगदान को और साथ ही साथ हवा के योगदान को दर्शाया गया है। फसल प्रकृति से अपना भोजन प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें अपनी ऊष्मा प्रदान कर फसल को पकाने में क्या करते हैं, मदद करती है। और वही की हवा की जो मंद गति है वो फसलों के बढ़ने में क्या होती है, सहायक होती है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से फसल के उत्पादन में प्रकृति के योगदान को बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। रचना और अभिव्यक्ति दिया गया है। प्रश्न, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। पहला प्रश्न है, कवि है वो मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे, आप मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह परिभाषित करेंगे। दूसरा प्रश्न, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है। तीसरा प्रश्न, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। चौथा प्रश्न, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो हम बारी बारी से इन प्रत्येक के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी के गुणधर्म की। तो मिट्टी के गुणधर्म का मतलब है कि उसमें मौजूद प्राकृतिक और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ जो मिट्टी का रंग और स्वरूप क्या करते हैं, निश्चित करते हैं। मिट्टी की अधिक उपजाऊ क्षमता से फसल का उत्पादन भी क्या होगा, अधिक होगा। जितनी अधिक मिट्टी उपजाऊ होगी फसल का उत्पादन भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा प्रश्न कि जो हमारी वर्तमान जीवन शैली है वो मिट्टी को क्या कर रही है, प्रदूषित या दूषित कर रही है। उपयोग में लाए जा रहे अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं मिट्टी के मूल स्वरूप को क्या कर रही है, नष्ट कर रही है, यानी मिट्टी के उपजाऊपन को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिसका नकारात्मक प्रभाव फसलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। ठीक। तीसरा प्रश्न कि अगर मिट्टी ने अपना गुणधर्म छोड़ दिया तो धरती से हरियाली, पेड़ पौधे और फसल आदि का नामो निशान क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। और ऐसी स्थिति में धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक। तो मिट्टी की इस समस्या को हम कैसे रोक सकते हैं, तो हम मिट्टी को वृक्षारोपण करके, प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग बंद करके, कारखानों को सीमित करके, रासायनिक तत्वों का उपयोग कम करके हम मिट्टी के गुण धर्म को क्या कर सकते हैं, पोषित कर सकते हैं या उसके उपजाऊपन को बनाए रख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 6 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।